से होता है तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको यूट्यूब का लिंक भी व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा ठीक है, मेरी यस मैम, तरफ यू से आर लाइव स्टार्ट हो नाउ। गया। यू आर ओके, लाइव नाउ मैम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो सबका टेस्ट कैसा गया आज? आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू राइटिंग कि टेस्ट अच्छा नहीं गया। क्यों अच्छा नहीं गया? ऐसा क्या हुआ? बताओ, वाई वॉज योर टेस्ट नॉट गुड टुडे? What happened in the test? Tell me what happened in the test. डिफ़िकल्ट था टेस्ट या याद नहीं आ रहा था? इट्स ओके। देखो, ये ना एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा, एग्ज़ाम में भी इतनी ही एंग्जाइटी होगी, हाँ, एंड दैट इज़ वाई दीज CBTs, दीज मॉक टेस्ट, दे आर हेल्ड सो दैट एग्ज़ाम से पहले की जो एंग्जाइटी है ना, जो एग्ज़ाम वाले टाइम की जो एंग्जाइटी है, उसको कंट्रोल किया जा सके, राइट? एग्ज़ाम में ना व्हाट हैपन्स इज प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रिक्वायर्ड होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लगेंगे हमने पढ़े हुए थे, लेकिन एकदम से उनका आंसर नहीं आएगा, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू रूल आउट ऑप्शंस, एंड दैट इज़ वाई गिविंग टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप उस काम को, उस पेशेंस को मेंटेन कर सको, राइट? एंड आप लोग का तो अब एग्जाम इज ऑल्सो टाइम बाउंड, you have sections in your exams and you have to answer the questions in stipulated time, and uski practice ke liye bhi CBTs are very very important, right? Okay, chalo, let's talk about a few very important questions which I want you to revise in midwifery. जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है ना बच्चा, उसमें प्रिलिम जो अभी आपका होने वाला है, प्रिलिम्स जो होने वाला है राउंड, इस प्रिलिम्स वाले राउंड में जनरली मिडवाइफरी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। मेजॉरिटी ऑफ जो मिडवाइफरी के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इन द सेकेंड एग्ज़ाम, जो मेन वाला एग्ज़ाम होगा, लेकिन नेवरदलेस हमें मिडवाइफरी को रिवाइज करके जाना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलो, अर्लीस्ट डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी सेफली इस्टेब्लिश्ड बाय, when can you how can you establish the diagnosis of pregnancy earliest? आवाज नहीं आ रही? हाँ देख रहा हूँ मैं। दोबारा उसी स्ट्रीम पे करा है मैंने। एक मिनट। मेरे यूट्यूब से तो कनेक्ट नहीं हुआ है, 2 मिनट में। रुको, बात नहीं, मैं वेट ही कर रही हूँ, मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करा हुआ है। यस मैम, हो गया। हो गया, लाइव है हम फिर से? जी 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 मैम। ओके ओके ओके, so let's start discussing the first question of the day, that is earliest diagnosis of pregnancy can be established by. Now, earliest diagnosis of pregnancy, beta, it can always be established by urine pregnancy test, right? Pregnancy test, not urine pregnancy test, pregnancy test, and pregnancy test are blood test and urine pregnancy test, right? प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या देखते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट में वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ HCG, right? So that means earliest diagnosis of pregnancy can be established by HCG, ठीक है? Now please understand कि HCG के ऊपर बहुत सारे questions important होते हैं. Number one is HCG is secreted by. HCG is secreted by syncytiotropoblast. That is the first question which you may be asked on HSG. ठीक है? Then number 2, HSG has got 2 subunits, alpha subunit and beta subunit. जो अल्फा सब यूनिट होती है HCG की, दैट इज नॉन स्पेसिफिक सब यूनिट, जो कि सिमिलर होती है इन HCG, LH, FSH एंड TSH,
एंड बीटा जो सब यूनिट होती है दैट इज द स्पेसिफिक सब यूनिट, राइट. एंड जितनी भी इन ऑल प्रेगनेंसी टेस्ट वी आर लुकिंग फॉर द बीटा सब यूनिट, राइट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCG? HCG, अच्छा HCG एनाटॉमिकली सिमिलर हो गया टू LH, FSH एंड TSH. क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCG इज फंक्शनली सिमिलर टू, so please remember HCG is functionally similar to LH, right. Now why we call it as it is functionally similar to LH? This is because in a non-pregnant female, corpus luteum is maintained by LH. In pregnancy, same thing is done by HCG, right. Number two, very very important thing, please understand कि intrauterine life में, right, LH acts on the Leydig cells of the testes. LH किस पे act करता है? Leydig cells of the testes पे act करता है and वहाँ से release कराता है testosterone in male babies. So in male babies क्या release कराता है? Testosterone को release कराता है. What happened? हाँ, testosterone को release कराता है. Now, although LH is the one which acts on Leydig cells to release testosterone, but the first stimulus for the Leydig cells to secrete testosterone, अगर कोई पूछे तो do not say कि first stimulus LH होता है, first stimulus होता है HCG, right? Next very important question is, when does the synthesis of HCG begin? HCG का synthesis begin होता है 8 days after fertilization. 8 days after fertilization का क्या मतलब है? 8 days after fertilization का मतलब है अगर 28 डे की menstrual cycle है, right, तो डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है, एंड डे 14 पे ओव्यूलेशन, एंड आई एम सेइंग 8 days आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि डे 22 ऑफ द साइकिल. सो या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि HCG की सिंथेसिस बिगिंस 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या क्वेश्चन में लिखा होगा कि HCG की सिंथेसिस इट बिगिंस ऑन डे 22 ऑफ द साइकिल. वॉल्यूम 2 लो है बेटा, पर मैं तो अपने नॉर्मल वॉल्यूम में बोल रही हूँ. एक मिनट मैं अपने हैंडसेट पे सुनूं. ऑन डे 22. नहीं बेटा, मेरे पास तो देखो इन माय केस पूरा वॉल्यूम आ रहा है. वॉल्यूम 2 लो है. आई एम गेटिंग प्रॉपर वॉल्यूम, पर मैं तो अपने नॉर्मल वॉल्यूम में बोल रही हूँ, राइट. ओके, चलो नाउ एक मिनट मैं अपने हैंडसेट पे सुनूं. सो ऑन डे 22 ऑफ द साइकिल HCG का सिंथेसिस बिगिंस. या तो हम डे 22 बोलें या 28 डे पे. देखो प्लीज अंडरस्टैंड कि 28 डे साइकिल में अगर 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो 14th डे पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, राइट. तो या तो हम बोलें कि डे 22 ऑफ द साइकिल, या बोले 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो 28th डे पे उसको पीरियड नहीं आएगा, एंड दैट विल बिकम हर मिस्ड पीरियड. सो आई कैन से 5 to 6 days बिफोर द मिस्ड पीरियड. सो ऑल दीज आर द सेम थिंग्स, राइट. सो अगर आप बोल रहे हो 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या डे 22 ऑफ द साइकिल, या 5 to 6 days बिफोर द मिस्ड पीरियड, that's one and the same thing. अब once HCG is detected in blood, then early pregnancy में HCG levels double करेंगे after every 48 hours, right? After every 48 hours, the levels of HCG are going to double, and maximum volume of HCG will be seen by 10 to 12 weeks of pregnancy. Maximum volume will be seen by 10 to 12 weeks. If they ask you that what number of days, on which day is it maximum, right, then you have to answer it 70 days pe. At 70 days of pregnancy, the HCG levels are absolutely high. Maximum volume जो maximum HCG का value जो मिलता है, that is day 70s पे, right. देन उसके बाद एक बार जब HCG पीक पे होता है, दैट इज 10 weeks पे,
उसके बाद सो 10 वीक्स पे पीक पे हुआ, देन द लेवल ऑफ HCG स्टार्ट्स ड्रॉपिंग एंड 16 वीक्स पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलती है HCG की, राइट, 16 वीक्स पे। एंड उसके बाद लो वॉल्यूम पे इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी, राइट। हैव यू अंडरस्टूड? तो मैक्सिमम लेवल्स कब होते हैं HCG के? 10 वीक्स पे। मिनिमम कब होते हैं? 16 वीक्स पे। उसके बाद HCG कंटिन्यू करता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एट लो लेवल्स, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर HCG. One is the blood test and the other one are urine pregnancy test. Please remember, the most sensitive tests are blood tests. Blood tests, they are more sensitive than urine pregnancy test. And blood test में भी कौन से टेस्ट? ब्लड टेस्ट में मोस्ट सेंसिटिव होता है FIA, फ्लोरोसेंट इम्यूनो एसे। एंड अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया है देन RIA, रेडियो इम्यूनो एसे, राइट, फ्लोरोसेंट इम्यूनो एसे एंड रेडियो इम्यूनो एसे। नाउ प्लीज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड टेस्ट में आप HCG को डिटेक्ट कर सकते हो इवन बिफोर द मिस्ड पीरियड। एंड कितने दिन पहले बिफोर द मिस्ड पीरियड? आप उसको डिटेक्ट कर रहे थे 5 to 6 days बिफोर द मिस्ड पीरियड, राइट। लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अर्लीस्ट आप HCG को डिटेक्ट कर सकते हो ऑन द डे ऑफ मिस्ड पीरियड। So urine pregnancy test में you cannot detect pregnancy before the missed period, जबकि blood test can detect pregnancy before the missed period. सबको समझ में आया? Yes? Okay. Urine pregnancy test जो होता है HCG का, वो कौन सा टेस्ट होता है? It is sandwich ELISA test. Sandwich ELISA test. Number 1. Next question. अभी हमने पढ़ा कि T-half of HCG is 48 hours in a normal pregnancy, right? A doubling time, sorry. Doubling time of HCG is 48 hours in a normal pregnancy. अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what is the T-half of HCG? T-half of HCG is 36 hours, right? So doubling time is 48 hours, T-half of HCG is 36 hours. Right. Now I want you to know in which conditions are HCG increased and decreased. वो कौन सी conditions होती हैं where HCG is high and वो कौन सी conditions होती हैं जहाँ HCG is low. So HCG levels are high. Number 1 in case of molar pregnancy, right, जिसको हम hydatiform mole भी कहते हैं. Number 2, it is high in case of choriocarcinoma, right. Number 3, it is high in case of erythroblastosis fetalis. And number 4, it is high in Down syndrome. It is high in patients of Down syndrome. In which conditions are HCG levels lower than normal pregnancy? In case of abortion, it is lower than normal pregnancy. In ectopic pregnancy, it is lower than normal pregnancy. And in trisomies other than 21. It is normal, it is lower than normal pregnancy. So these are the conditions where HCG values are decreased, right? Now this brings us to Down syndrome screening, जिसको हमें quickly revise करना है. Down syndrome screening, first trimester में Down syndrome की screening कैसे करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करते हो डुअल टेस्ट. आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप डुअल टेस्ट करो या आप अल्ट्रासाउंड करो. अल्ट्रासाउंड में यू हैव टू चेक न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी, राइट. डुअल टेस्ट में क्या चेक करते हैं? डुअल टेस्ट में 2 बायोकेमिकल मार्कर्स चेक करते हैं, PAPPA एंड HCG. इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, in Down syndrome, I want you to remember,
What is it in Down syndrome? All biochemical markers are decreased except for HCG. HCG is high. So please remember H for high, H for HCG, right? What are you going to check in nuchal translucency? In nuchal translucency, you are going to check fluid collection below the neck area. You have to check the fluid collection below the neck area, right? जो बेबी का नेक का एरिया है उसके नीचे का फ्लूइड कलेक्शन चेक करना होता है हमें इन केस ऑफ न्यूकल ट्रांसलूसेंसी. सो how are you going to check it? So see over here, I'll just show you nuchal translucency की image. See here, this fluid area, देखो जहाँ कहीं पे भी fluid होता है वो एरिया अल्ट्रासाउंड में ब्लैक दिखता है. सो ये नेक के बिलो एरिया जितना ब्लैक है उसमें जहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस मिल रही है वहाँ पे हम उसको मेजर करेंगे, राइट? जहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस मिल रही है वहाँ पे मेजर करने पे अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मोर देन 3 मिलीमीटर्स आती है तो वो अब नॉर्मल होती है, राइट? अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी अब नॉर्मल है तो नेक्स्ट स्टेप इज कैरियोटाइपिंग. Nuchal translucency is only a screening test, right? I am going to do karyotyping. Karyotyping is a diagnostic test. Please understand, karyotyping के लिए जो हमें स्पेसिमेन निकालना है, जो भी हमें सैम्पल लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है तो सैम्पल लेने के लिए आई विल हैव टू डू कोरियोनिक विलाई sampling. I will be doing a chorionic villi sampling. Now अगर कोई पूछे कि chorionic villi sampling है ना, या फर्स्ट, पहले तो डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कब करते हैं स्क्रीनिंग? बिटवीन 11 वीक्स टू 13 वीक्स प्लस 6 days, राइट? अगर कोई हमसे पूछे कि कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग कब करते हैं, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग भी इसी टाइम पे करते हैं, 11 to 13 weeks plus 6 days. ठीक है, 11 to 13 weeks plus 6 days पे करते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग इज नेवर डन बिफोर 10 weeks. वाई? कभी भी कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग को 10 weeks से पहले नहीं करते. वाई? Because it leads to oromandibular defects. It leads to oromandibular defect. तभी कभी भी कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग 10 weeks से पहले नहीं करोगे. Clear to all of you? Yes? Okay. Now, what is the most common complication of chorionic villi sampling? Most common complication of chorionic villi sampling is fetal loss. एंड ये जो फीटल लॉस होता है ये होता है 1%. यानी कि अगर आपने 100 केसेस करे हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग के तो 1 ऑफ द फीटस इज गोइंग टू अबॉर्ट, राइट? दैट इज योर कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. देन सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग. इन सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. One is quadruple test या quad test, right? Quad test में क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या हमने देखना है? Quad test में you have to check 4 things, right? Number 1 you have to check, बताओ, number 1 what do you have to check? Alpha fetoprotein levels. Number 2 you have to check unconjugated estrogen. अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन मतलब E3 यानी कि एस्ट्राइऑल. ठीक है. नंबर 3 व्हाट आर यू गोइंग टू चेक? नंबर 3 यू आर गोइंग टू चेक, बताओ नंबर 3 में और क्या चेक करोगे? HCG, राइट?
एंड नंबर 4 में क्या चेक करोगे? फोर्थ जो टेस्ट होता है दैट इज इनहिबिन. So these are 4 things. Very good, Shubhalakshmi. These are the 4 things which you have to check in quad test. As I told you, in case of Down syndrome, H for HCG, H for high. I told you na, H for HCG, H for high. Similarly, I for inhibin, I for increased. And कौन सा इनहिबिन चेक करना है आपने? इनहिबिन ए चेक करना है. इनहिबिन ए चेक करना है. ठीक है, गॉट इट बेटा. नाउ अगर आप इनहिबिन नहीं चेक कर रहे हो एंड आप केवल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चेक कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल टेस्ट. राइट. देन second trimester maybe you can go for ultrasound, and on ultrasound you are going to look for soft tissue markers. You are going to go check for soft tissue markers. Now अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्वाड टेस्ट पॉजिटिव है, राइट, क्वाड टेस्ट पॉजिटिव है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? क्वाड टेस्ट पॉजिटिव है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नाउ बिकॉज क्वाड टेस्ट, if quad test is positive, that means screening for Down syndrome is positive. In that case, again the diagnostic test is karyotyping, right? And second trimester में sample हम कहाँ से लेंगे? सैम्पल लेंगे हम बाय डूइंग एमनियोसेंटेसिस. राइट, प्लीज रिमेंबर एमनियोसेंटेसिस को करने का टाइम इज एनी टाइम बिटवीन 15 to 20 वीक्स. बेस्ट होता है 16 to 18 वीक्स. राइट. एमनियोसेंटेसिस का फीटल लॉस कितना होता है? एमनियोसेंटेसिस इज मच मोर सेफ प्रोसीजर एंड इसमें फीटल लॉस होता है 1 in 300 प्रोसीजर्स. अगर आपने 300 प्रोसीजर्स करे हैं देन one of them is going to abort. Right? Clear to all of you? Now please understand, just let me show you these images. जब भी आपको इमेज दी जाएगी जिसमें नीडल अंदर जा रही है, अगर तो नीडल प्लासेंटा तक आ रही है, ये बेबी का प्लासेंटा है, अगर नीडल प्लासेंटा के अंदर जा रही है दैट मीन्स इट हैज़ टू बी कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग. ठीक है. और अगर नीडल जा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में देन इट इज एमनियोसेंटेसिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस. Right. This is about Down syndrome screening. Now suppose आपका क्वेश्चन आता है कि there is a pregnant female जिसमें क्वाड टेस्ट पॉजिटिव था एंड डॉक्टर ने एडवाइस किया है NIPT. What is NIPT? NIPT is non-invasive prenatal test. Now please understand, चाहे आप कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग कर रहे हो तब भी आप नीडल लेकर जा रहे हो कोरियोनिक विलाई में, और अगर आप एमनियोसेंटेसिस कर रहे हो तो आप नीडल लेकर जा रहे हो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर. राइट. तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वो इन्वेजिव टेस्ट कहलाते हैं. अगर हमसे पूछा जाए नॉन इन्वेजिव कौन सा टेस्ट होता है, नॉन इन्वेजिव होता है सेल फ्री फीटल डीएनए. सेल फ्री फीटल डीएनए. सेल फ्री फीटल डीएनए वो डीएनए है फीटस का. इट इज द डीएनए ऑफ द फीटस विच इज प्रेजेंट इन मैटरनल सर्कुलेशन. राइट. तो ये वो डीएनए है फीटस का जो कि मदर की सर्कुलेशन के अंदर फ्रीली घूम रहा है.
तो अगर हमने सेल फ्री फीटल डीएनए की टेस्टिंग कर ली तो ऑब्वियसली हमने फीटल के डीएनए की टेस्टिंग कर ली, एंड दैट इज़ वाई इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को करने का टाइम होता है एनी टाइम बियॉन्ड 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एनी टाइम मोर देन 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। आफ्टर 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आप इस टेस्ट को कभी भी कर सकते हो. दिस टेस्ट हैज़ द हाइएस्ट सेंसिटिविटी. it has the highest sensitivity. And ये सेल्फ फ्री फीटल डीएनए करना कहाँ है, it has to be done on mother's blood. मदर के ब्लड में करना है. अब इस टेस्ट का 99% सेंसिटिविटी है, लेकिन स्टिल ये टेस्ट इतना यूज़ नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसके दो ड्रॉबैक हैं. नंबर 1, ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है. Approximately 50,000 कॉस्ट करता है. Not everyone can afford 50,000 for one test. Number 1. Number 2, if it is positive, then it has to be followed by karyotyping. तो कई लोग कहते हैं कि अगर karyotyping करनी है, अल्टीमेटली अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपने कैरियोटाइपिंग तो करनी ही करनी है, तो इससे अच्छा पहले ही कर दो. इसलिए बहुत सारे लोग एनआईपीटी या सेल्फ फ्री फीटल डीएनए टेस्ट नहीं कराते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट. सो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं विच यू आर गोइंग टू आंसर फॉर मी. बताओ. न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी शुड ऑलवेज बी डन. कब करनी चाहिए न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी मेजर? Nuchal translucency should always be done. Yes, it should always be done between 11 weeks to 13 weeks plus 6 days. Appropriate material for genetic diagnosis, antenatal diagnosis of genetic disorders includes all except. So ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम जेनेटिक डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं एंटीनेटली? फीटल के ब्लड को कर सकते हैं. येस, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज कॉर्डोसेंटेसिस. कॉर्डोसेंटेसिस में से हम ब्लड निकालते हैं. कॉर्डोसेंटेसिस में से आपने ब्लड निकालना है फ्रॉम अम्बलाइकल वेन. ब्लड को अम्बलाइकल वेन से निकालना है, राइट. एंड ब्लड को अम्बलाइकल वेन से निकालना है. इस टेस्ट को करने का टाइम, व्हेन कैन यू डू दिस टेस्ट? प्लीज रिमेंबर, कॉर्डोसेंटेसिस इज ऑलवेज डन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, राइट. एंड उसके बाद इसका जो फीटल लॉस होता है कॉर्डोसेंटेसिस से, दैट इज 3%, विच इज़ वेरी वेरी हाई. दैट इज़ वाई कॉर्डोसेंटेसिस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. Then amniotic fluid by amniocentesis, right? Amniocentesis, as I told you, is going to collect amniotic fluid. Then chorionic villi, क्या हम यूज़ करते हैं जेनेटिक मटीरियल जेनेटिक टेस्टिंग में? यस, यूज़ करते हैं. chorionic villi को कहाँ यूज़ करते हैं? हम क्या करते हैं? chorionic villi sampling. Let's put it at one place, all of you. amniocentesis कब से कब तक होता है? किस टाइम पे कर सकते हो? 16 to 18 वीक्स. कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग अभी 11 to 13 वीक्स, राइट. क्या यूज़ नहीं कर रहे हो? मैटरनल यूरिन नहीं यूज़ कर रहे हो फॉर एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द फीटस, राइट. बेस्ट टाइम टू डू कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग. व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग? What is the best time to do chorionic villi sampling? Anyone? Yes, beta. Best time to do chorionic villi sampling is 11 to 13 weeks. It's 11 to 13 weeks. We've already done that, right? Okay. Next question. A client at 9 weeks
A client at 9 weeks of gestation asked the nurse in the prenatal clinic if her chorionic villi sampling is done at this visit. At which week gestation should the nurse respond is the best time? So as I told you, जब भी करना है 11 to 13 weeks के बीच में करना है, right? So over here the answer is 10 to 12 weeks. Right? Clear to all of you? Chorionic villi sampling कब करते हैं? 10 to 12 weeks में. Right. Done all of you? Okay. Now, next very important question. Appropriate treatment of women having edema in pregnancy. The levels of HCG are going to double. अब क्या हो गया? Again paused or what? बच्चों, am I visible? Right. Done all of you? Okay. Okay. Very good. Next very important question. Appropriate treatment of women having edema. In pregnancy includes option A salt, option A B fluid restriction, option C diuretics, option D bed rest. Please remember, whenever there is edema in pregnancy, first of all what you have to tell them is bed rest. Why? Because most of the times they are going to have physiological edema. How much is the fluid retention in pregnancy? Fluid retention in pregnancy is 6.5 liters, and this 6.5 liters of fluid which is retained in pregnancy is leading to physiological edema, right? How do you differentiate between physiological edema and pathological edema? Physiological edema is present on dependent parts and it subsides on rest. Whereas pathological edema, it is present on non-dependent parts and it does not subside on rest, right? Another very important thing about pathological edema is it is always present above the ankles also, right? So because physiological edema is dependent edema, तो it will be present below the ankles. अगर above the ankles भी edema present है तो most likely it is going to be a pathological edema, right? Then coming to vaccines in pregnancy. Now, when we talk about vaccines in pregnancy, please remember all live vaccines are contraindicated in pregnancy and all killed vaccines can be given in pregnancy. Which vaccines are absolutely safe in pregnancy? You have to remember the mnemonic HIT rabies, right? Where H stands for hepatitis, I for influenza, T for tetanus, and rabies for rabies, right? What are the vaccines which are absolutely contraindicated in pregnancy? That is MMR, mumps, measles, rubella, smallpox, chickenpox, BCG, right? Smallpox, chickenpox, BCG, and HPV vaccine, right? Although HPV vaccine is not a live vaccine, but still it is contraindicated in pregnancy. Now, next question which they ask you is that suppose you have given a live vaccine, then till how much time is pregnancy contraindicated? So if you have given a live vaccine, pregnancy is contraindicated for 1 month. Earlier ये आंसर 3 months था, अब याद रखोगे कि ये आंसर 1 month है. बट बाय चांस आपने पेशेंट से कहा कि उसने कंसीव नहीं करना है 3 months तक क्योंकि आपने उसको लाइव वैक्सीन दी थी, लेकिन पेशेंट हैज़ कंसीव्ड, क्या अब हम MTP कर देंगे? नहीं, हम MTP नहीं करेंगे. अगर पेशेंट 1 month के अंदर कंसीव कर भी जाता है ऑफ अ लाइव वैक्सीन, ऑल्दो हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, बट देन हम MTP नहीं करते हैं, राइट? ओके. Now, what is the vaccine which is being given by Government of India to pregnant females? The vaccine which is given to Government of India is TD vaccine, right? It is not TT, it is TD. Now, in TD vaccine, the first dose of TD vaccine is given at whenever the female is visiting first. Whenever a female is taking her first antenatal visit, at that time you are going to give the first dose of your TD vaccine, right? Uske 4 weeks ke baad you are going to give the second dose of TD vaccine. Please remember
अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हुई थी विद इन लास्ट 3 years, राइट, लास्ट 3 years में इफ शी हैड रिसीव्ड, she was pregnant and she had received the complete course of TD vaccine, then now in this pregnancy that female is going to have only one booster dose. आपने उसको केवल एक बूस्टर डोज देनी है, राइट, अदरवाइज आपने उसको फर्स्ट एंड सेकेंड डोज नहीं देनी है. यू ओनली हैव टू गिव हर अ बूस्टर डोज अगर प्रेग्नेंट हुई थी वो विद इन 3 years ऑफ रिसीविंग द कंप्लीट कोर्स, राइट. ओके, देन next very important question. So vaccines are very, very important for all of you. Please remember them. Now, a client asked the nurse at a prenatal clinic whether she can continue to have sexual relationships while pregnant. What is an indication that the client should refrain from intercourse during pregnancy? Extremely important. What are the contraindications for sexual intercourse in pregnancy? Contraindications for sexual intercourse in pregnancy are PAPP, where P stands for preterm labor, P stands for PROM, P stands for placenta previa. So preterm labor, PROM and placenta previa, these are along with abortions, you know, if there is a threatened abortion, PAPP. So preterm labor, then threatened abortion, then PROM and pure placenta previa. These are the 4 absolute contraindications for intercourse during pregnancy. Please remember, American criteria कहता है कि the American College of Obstetrician and Gynecologists, they say that a female should not have air travel after 36 weeks of pregnancy, right? So air travel के बारे में guideline क्या है कि after 36 weeks of pregnancy, right, air travel is contraindicated. ठीक है. Now, another very important advice which you have to give to all your patients in the 3rd trimester is that they do not have to lie in left lateral position. Now, whenever a female is lying in a left lateral position, the gravid uterus is going to press on the inferior vena cava, so venous return to the pregnant female will decrease. अब अगर pregnant females की venous return decrease हो जाएगी तो obviously उसमें shock मिलेगा, increase heart rate and decreased BP. And that is why patient will say कि उसको dizziness feel हो रही है while she is lying down, right? And fetus में क्या मिलेगा? Decreased blood supply to the fetus, right? And that can lead to fetal distress. This is what is called as supine hypotension syndrome. इसका management क्या करना है? Simply एक ही management है, patient से कहो left lateral position में आ जाए and everything will be sorted. Only patient has to come into left lateral position, and that is what we advise them, not to lie supine, maximum left lateral and then right lateral. Now, a primigravida with full term complains of faintness on lying down, and she feels when she sit, or she is in when she is turned to the side, or she is in sitting position. Again, this is the same question कि ये क्यों हो रहा है? Why is she feeling faintness on lying down? That is because of supine hypotension syndrome, or you can say because of inferior vena cava compression. Inferior vena cava compression. Clear to all of you? Okay. So over here we have the same question. देखो मैंने ना सारे same questions को जान के एक साथ लिखा था, so that आप बार बार जब रिवाइज करोगे इन सेम क्वेश्चंस को तो एक मोमेंटम बनेगा, एक पूरा मतलब अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एक जगह पे मिल जाएंगे, राइट. दैट इज़ वाई मैंने सारे सिमिलर क्वेश्चंस को अभी तक जो नॉर्सेट में आए हैं एक जगह कर दिया. So a pregnant female in 3rd trimester has normal BP when standing and sitting. When supine, BP drops to 90/50. What is the diagnosis? Again, it is compression of inferior vena cava, right. Now, next question. In normal pregnancy, characteristic of vagina is. Now, please understand, vagina की ना 2-3 यूनिक चीज़ें होती हैं which I want all